जय गुरु जी बच्चों, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में हम लोग अब तक पढ़ चुके थे लाइट रिएक्शन के बारे में। एक बार लाइट रिएक्शन के बारे में पूरा समरी बताते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो लाइट रिएक्शन में क्या होते हैं कि लाइट का पहले ऑब्जर्व किया जाता है, वाटर मोलिक्यूल को तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन को निकाला जाता है और एटीपी और एनएडीपीएच बनाया जाता है। इतना चीज होते हैं किसमें, लाइट रिएक्शन में। अब चलिए, सन है, सूरज है, इस पर पत्ता पर लाइट पड़ा, क्योंकि पत्ता में फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकेंड होते हैं। मतलब क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स है प्लांट्स का हरा रंग के होते हैं, वो सब उसमें लाइट रिएक्शन होते हैं। उस लाइट रिएक्शन के परिणाम स्वरूप पत्ता में H2O इन्वॉल्व होते हैं, लाइट जाते हैं, और प्लस में बनते क्या चीज है, तो एटीपी बनते हैं और NADPH बनते हैं, जो बाद में डार्क रिएक्शन में जाएगा। तो दो रिएक्शन से प्रकाश संश्लेषण होती है, मतलब भोजन प्लांट बनाते हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन मतलब ये नहीं होते कि अंधेरा में होगा, वो दिन में भी होगा, लेकिन उसके लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। और लाइट के लिए लाइट रिएक्शन होना जरूरी होते हैं। तो लाइट रिएक्शन करने के लिए हम लोग क्या समझे थे कि लाइट रिएक्शन में लाइट पड़ेगा, फोटोसिस्टम पता में होगा, पता में फोटोसिस्टम फर्स्ट होगा, सेकंड होगा। फर्स्ट का जो नैनोमीटर होता है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट का होते हैं, और सेकंड का होता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ रेड लाइट का। वो मैं बता चुका आप लोग को प्रीवियस पिछली क्लास में। तो लाइट रिएक्शन में लाइट का ऑब्जर्व किया, वाटर का टूटा, ऑक्सीजन निकला और बना किया एटीपी एनएडीपीएच। ओके, एटीपी एनएडीपीएच क्या है, हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट है, मतलब उससे एनर्जी निकलता है। एटीपी से एनर्जी निकलता है इलेक्ट्रॉन के रूप में। एनएडीपीएच भी कोएंजाइम है जो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में भाग लेता है, लेकिन वो भी एनर्जी निकालता है, वो भी एक एनर्जी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। का रूप है, इस सब बात बता चुके थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बता चुके थे, जेड स्कीम बता चुके थे आप लोगों को, इस सब प्रीवियस क्लास में बता चुके थे, सब कुछ बता चुके थे। कंटोपन, इस पर हमको नहीं जाना, आज हम लोग इस पर टॉपिक पर फोकस करना। प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा, प्रीवियस क्लास से कनेक्शन है इस क्लास का, इस क्लास का कनेक्शन बच्चों टॉपिक है प्रीवियस क्लास से। तो अगर प्रीवियस क्लास अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो ये टॉपिक आप लोग नहीं समझ में आएगा। अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक आप लोग को समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए कंटोपन, अब चलते हम लोग देखते हैं आज के क्लास का टॉपिक, फोटो फॉस्फोराइलेशन। एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, मिलान मिलान करते हुए देख लीजिएगा। और एक्स्ट्रा कंटेंट, एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं होती, नहीं तो फिर बाउंस कर जाएगा, ना उधर रहेगा ना उधर रहेंगे। तो हम नहीं करते कि हम बहुत ज्यादा जानते, बहुत ज्यादा पढ़ाते। उतना ही पढ़िए जैसे आप डॉक्टर बने, नीट निकाले, A to Z क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छूटबे ना करे, क्वेश्चन छूटबो नहीं करे, 100% सिलेबस कवर भी हो, एनसीईआरटी का बिंदु तक भी हो, नीट में कोई क्वेश्चन छूटबो नहीं करे। एक्स्ट्रा मटेरियल तो कहबे करते आप लोग को, सामाजिकता में हम उतरते, वो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, लेकिन उसको क्या मैं लिखा दो सामाजिकता वाली बात सब नहीं ना, वो तो व्यवहारिकता हुआ, सामाजिकता हुआ। चलिए कंटोपन, इस टॉपिक को फोकस करिएगा। फोटो फॉस्फोरेशन, फोटो फॉस्फोरेशन में क्या होते हैं, ये एटीपी जो बनते हैं बाय द सेल, सेल बनाता है, सेल में कौन कौन बनाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी बनाएगा और क्लोरोप्लास्ट भी बनाएगा। तो आज तक आप लोग क्या समझे थे, नॉलेज क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया केवल एटीपी बनाते, आज तक आप लोग समझे थे क्या, केवल माइटोकॉन्ड्रिया ही एटीपी बनाते। अब तक आप लोग ये बात समझे थे कि केवल माइटोकॉन्ड्रिया ही एटीपी बनाते, लेकिन आज आप लोग क्या देख रहे हैं कि नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट भी क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो एटीपी बनाते, उस प्रक्रिया को कहा जाता है फॉस्फोराइलेशन। सिंपल बात है, इसलिए बताया था आप लोग को कि माइटोकॉन्ड्रिया 3 काम करते हैं, ऑक्सीडेशन, फॉस्फोराइलेशन और क्रेब्स साइकिल पढ़ा चुके थे, ऑक्सीडेशन, फॉस्फोराइलेशन, क्रेब्स साइकिल। तो फॉस्फोराइलेशन करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी बनाते हैं और क्लोरोप्लास्ट जो एटीपी बनाते हैं, उस बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस बनाने की प्रक्रिया कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। अब चलिए, अब उसमें क्या लाइट से बनता है एटीपी, एटीपी तो बनता है लाइट से। तब तो यही दोनों में अंतर है, दैट मींस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ही अंतर है कि माइटोकॉन्ड्रिया के लाइट चाहिए नहीं, जरूरत नहीं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के लिए लाइट चाहिए। तो लाइट से एटीपी बनेगा तो हम लोग कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। लाइट से जो एटीपी बनेगा उस एटीपी बनने की प्रक्रिया हम लोग कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और किससे बनता, एडीपीएस, एडीपी से, एडीपी मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और उससे बदल जाएगा, एगो फॉस्फोरस जुड़ जाएगा,
ADP में एगो फास्फोरस क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो बता हुआ ATP। और ATP का फुल फॉर्म सभी को मालूम है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लोरोप्लास्ट में रहेगा, लाइट की उपस्थिति में रहेगा। तो कैसे ATP बनाएगा, बात यहाँ पर सो है। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनाते, तो भोजन को जला के बनाते हैं, और भोजन को जला के ATP कैसे बनता, तो वही क्लोरोप्लास्ट बचे लो पहले से ATP डाउनलोड करके के भोजन बनाते हैं। प्लांट के क्लोरोप्लास्ट भी पहले से लाइट के ही मदद से ATP बना करके भोजन में डाउनलोड करते हैं। वो भोजन हम लोग खाते हैं, तो हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया उसमें से फिर से निकाल देते हैं, ATP को निकाल देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से निकलेगा, जब भोजन को जलाएगा, तो भोजन जलाएगा तो ATP कैसे बनेगा, तो पहले से उसमें लोड है, ऊर्जा पहले से उसमें लोड है। और उस ऊर्जा को लोड किसने ने किया, तो क्लोरोप्लास्ट। इसलिए प्लांट प्रोड्यूसर है, हम लोग क्या है, कंज्यूमर है। प्लांट प्रोड्यूसर है, हम लोग क्या है, कंज्यूमर है। ये बात समझ गए, आगे बातें हूँ। तो दो तरीका से क्लोरोप्लास्ट ATP को बनाएगा ADP से। एक है नॉन साइक्लिक, दूसरा है साइक्लिक। मतलब एक नॉन साइक्लिक में, दूसरा क्या, तो साइक्लिक में। साइक्लिक मतलब घूमते हुए साइक्लिक वन। दो तरह से ATP बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लास्ट। चलिए फिर से एक बार ग्लांस। तो ATP जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बनाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। लेकिन क्लोरोप्लास्ट ATP बनाएगा तो हम लोग कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। किससे क्लोरोप्लास्ट ATP बनाएगा, ADP से। कितने तरीका से, दो तरीका से। एक का नाम क्या, नॉन साइक्लिक, दूसरा का नाम क्या, साइक्लिक। ओके, ये बात हम लोग समझ गए। अगला पॉइंट, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। पहले नॉन साइक्लिक पढ़ेंगे, तब साइक्लिक पढ़ेंगे। इट अकर व्हेन द टू फोटो सिस्टम, जब दो फोटो सिस्टम काम करेगा, तो कौन दो फोटो सिस्टम, सेकेंड पहले काम करेगा, तब कौन काम करेगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करेगा। पहले सेकेंड काम करेगा, तब फर्स्ट काम करेगा, जेड स्कीम की तरह। तब जाके बनते हैं ATP और NADPH बनते हैं। ATP बनते हैं और NADPH बनते हैं। तो सुन लोग कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये बात समझते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या बनते हैं, ये सब हम लोग को मालूम, ये सब समझते हैं हम लोग। ओके, जल्दी से। अब साइक्लिक में क्या होता है, अब साइक्लिक नहीं पढ़े। साइक्लिक में क्या होता है, साइक्लिक में होता है इट अकर द एस्ट्रोमा लमेलिया। अब एस्ट्रोमा लमेलिया क्या होते हैं, तो बता चुके थे, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या होता है कि ये घराना हुआ, ये घराना हुआ, ये पूरे को मिला के कहते हैं हम लोग, एक को कहते हैं ग्रेनम, बहुत सारे को घराना कहते हैं। अब यहां से यहां तक एक ग्रेनम हुआ, ग्रेनम। और ग्रेनम को पुलर में क्या कहते हैं, ग्राना। चूंकि एक नहीं होते, अनेक होते, बहुत सारे होते। अब इसकी एक एक चीज को हम लोग कहते हैं थैलाक्वाइड। ग्राना को हम लोग बने होते जिस चीज से, उसका नाम है थैलाक्वाइड। क्लोरोप्लास्ट का सीन है, क्लोरोप्लास्ट के थैलाक्वाइड कहते हैं, थैलाक्वाइड कहते हैं। और एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम जुड़ा रहता है लमेला से। इसी लमेला को यहाँ पर नाम दिया है एस्टोमल लमेला। तो एस्टोमल लमेला में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लेगा। फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हुआ कि ATP बनाएगा, साइक्लिक में बनाएगा, क्लोरोप्लास्ट बनाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट जैसे ATP बनाएगा तो हम लोग कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाएगा तो केवल फॉस्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाएगा तो केवल कहीं फॉस्फोरस का यूज करता है, मतलब फॉस्फोरस को जोड़ता है। सिंपल है, फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फोरस जोड़ता है, लेकिन किसकी उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्लोरोप्लास्ट, और माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट लाइट की उपस्थिति में ATP बनाता है, फॉस्फोरस को जोड़ करके। ADP से ATP बनाते हैं, ADP से ATP बनाते हैं। ओके बच्चों, तो साइक्लिक वे कहाँ होगा, तो एस्टोमन लमेलिया में होगा। ये एस्टोमन लमेलिया, ये दो ग्राना ग्रेनम आपस में आता है, लमेलिया बनता है। व्हेन ओनली फोटोसिस्टम फर्स्ट इज फंक्शनल। अब किसमें मानेगा ज्यादातर, जिसमें फोटोसिस्टम केवल फर्स्ट काम करता हो, सेकंड काम नहीं करता हो, तब ये बनता है साइक्लिक वे में। और नॉन साइक्लिक में दोनों काम करेगा, पहले सेकंड काम करेगा तब फर्स्ट काम करेगा, तब भी ATP बनेगा। कहां बनेगा, क्लोरोप्लास्ट में। ओके, एंड द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेट विद इन द फोटोसिस्टम। इलेक्ट्रॉन हमेशा सर्कुलेट होते रहेगा, नाचते रहेगा, वहां से वहां नाचते रहेगा, जाते रहेगा, नाचते रहेगा, जाते रहेगा। फर्स्ट में, केवल फर्स्ट में, पिक्चर में देखा है, केवल फर्स्ट में ही केवल नाचते रहेगा, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते रहेगा फोटोसिस्टम फर्स्ट में। एंड सिंथेसिस ATP अकर ड्यू टू द साइक्लिक फ्लो ऑफ एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक फ्लो होगा। कैसे साइक्लिक फ्लो होगा, तो देख लीजिएगा ऐसे में। लाइट गया, लाइट जानबे कर, तो किसमें, फोटोसिस्टम फर्स्ट में। फोटोसिस्टम फर्स्ट का जो वेवलेंथ है लाइट का कितना, 700 नैनोमीटर, उसको बोलते हैं P700। तो लाइट जैसे लाइट पड़ा तो इलेक्ट्रॉन सरप गया, गुदक गया तो ऊपर गया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, साइटोक्रोम है। साइटोक्रोम से फिर इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आएगा, तो ADP में एगो फॉस्फोरस को जोड़ दिया तो ATP बन गया। तो फॉस्फोरस जुड़ गया तो फॉस्फोराइलेशन हो गया। लेकिन किसकी उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में, मतलब फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि फोटो मींस होता लाइट। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन फिर इसमें आएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें आएगा, फिर ATP ऐसे बनते रहेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ATP बनते रहेगा। साइक्लिक में घूमते रहेगा। इजी बात है।
उसमें इंजाइम भी भाग लेगा। कहे गुरुजी अब एटीपी बनेगा तो कौन इंजाइम भाग यहाँ पे लेगा, यहाँ पे इंजाइम कौन भाग लेता है? स्टोमाटा लैमेलिया ग्रेनम है, ग्रानम है हाँ, ग्रेनम का जो लैमेलिया होता है उसमें ग्रानम है, दोनों होगा, फर्स्ट भी होगा सेकंड भी होगा। बट स्टोमा लैमेलिया में मतलब स्टोमा लैमेलिया मतलब एक ग्राना और दूसरे ग्राना के बीच में जो ये है इसको स्टोमाटा लैमेलिया में उसके मेम्ब्रेन में सेकंड की कमी रहेगा। मतलब फोटो सिस्टम लेमेलिया में सेकंड की कमी रहेगा, इसमें सेकंड की कमी रहेगा लेमेलिया में। लेकिन थैलाक्वाइड में मतलब ग्राना के मेम्ब्रेन में थैलाक्वाइड में दोनों रहेगा, फर्स्ट भी रहेगा सेकंड भी रहेगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी रहेगा सेकंड भी रहेगा। लेकिन लेमेलिया में जो इस लेमेलिया में केवल फर्स्ट ही रहेगा। एन एगो इंजाइम रहेगा जिस इंजाइम का नाम है NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज इंजाइम। तो कोई भी काम होगा कोई चीज बनेगा तो इंजाइम की मदद से, तो इंजाइम का नाम है NADP रिडक्टेज इंजाइम। द इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास द NADP, मतलब इलेक्ट्रॉन उससे NADP से पास नहीं करेगा, बट साइक्लिक चले घूमते रहेगा, साइक्लिक घूमते रहेगा। बैक फिर फोटोसिस्टम फर्स्ट में आएगा फिर जाएगा फिर फर्स्ट में आएगा फिर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन होते रहेगा। फिर ओनली ATP सिंथेसिस होगा, वहां पर साइक्लिक वे में केवल ATP सिंथेसिस होगा, NADPH नहीं होगा। नॉन साइक्लिक में क्या होगा, दोनों चीज बनेगा। नॉन साइक्लिक वे में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में दोनों चीज बनेगा, ATP भी बनेगा NADPH बनेगा। लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में केवल ATP बनेगा, NADPH नहीं बनेगा। याद करिएगा, नहीं बनेगा। उनका इंजाइम काम कर लेता और वो NADPH से आगे बार भी नहीं कर सकता, पासे नहीं करेगा, उससे पासे नहीं करेगा, इसलिए नहीं होगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अकर व्हेन ओनली लाइट वेवलेंथ बियॉन्ड द, मतलब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन तब होगा जब लाइट हमेशा 680 से बाहर होगा, ऊपर होगा, ज्यादा होगा, मतलब 700 प्लस भी हो सकता है लेकिन 700 तक रहेगा, तब ये फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करेगा और साइक्लिक सिस्टम में काम करेगा। उसमें केवल ATP बनेगा, NADPH नहीं बनेगा। सिंपली बात है, समझ गए आप लोग। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक में जिगजैग था। नॉन साइक्लिक में क्या था, जिगजैग, इसमें दोनों काम करता है, फर्स्ट भी है सेकंड भी। ये कहाँ होगा, ग्राना के किस में, तो ग्राना के थैलाक्वाइड के मेम्ब्रेन में, होगा। तो अब फॉस्फोरिलेशन क्या कहते हैं, तो ATP बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ATP बनेगा तो फॉस्फोरिलेशन। लेकिन प्रकाश के द्वारा जो ATP बनेगा क्लोरोप्लास्ट, तो उसको हम लोग कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। उसमें दो तरह से होगा, साइक्लिक भी होगा नॉन साइक्लिक होगा। तो नॉन साइक्लिक होगा दोनों सिस्टम में, फर्स्ट एंड सेकंड, पहले सेकंड होगा तब फर्स्ट में होगा। लेकिन साइक्लिक केवल किस में होगा, फर्स्ट में होगा। और साइक्लिक कहाँ होगा, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में दो ग्राना आपस में जुड़ा रहता है लमेलिया से, स्टोमा लमेलिया का, तो उसमें होगा, उसमें फोटोसिस्टम सेकंड नहीं होती। और इंजाइम भाग लेगा NADP रिजेक्टेज इंजाइम, और इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा ADP से ADP में एगो फॉस्फोर जोड़ देगा तो ATP, इसलिए फॉस्फोर जोड़ेगा तो फॉस्फोराइलेशन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो छड़पा गया तो इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस को आकर के जोड़ देगा तो फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। ये बात समझिएगा। तो साइक्लिक में तो ATP और नॉन साइक्लिक में दोनों चीज बनेगा, ATP बनेगा, NADPH भी बनेगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, दोनों का दोनों काम हो गया। अब अगला टॉपिक हम लोग का है, एक अजीब टॉपिक है, तो दिमाग लगाइएगा, बहुत सारे बड़ा टॉपिक भी, भास्ट टॉपिक भी है। कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एगो परिकल्पना है, वो कल्पना है। हाइपोथेसिस में से वो कल्पना होता है, कोई भी वैज्ञानिक का एगो कल्पना होता है और ऐसा कल्पना को प्रूव भी करता है। तो हाइपोथेसिस मतलब ये हुआ, थेसिस मतलब सिद्धांत जो होता है, हाइपोथेसिस मतलब कल्पना से भी बाहर की बात कि ऐसे किया है। तो उसमें कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ऑस्मोटिक मतलब जानवे का तो पानी, ऑस्मोसिस तो उसमें केमिकल ऑस्मोसिस होगा, मतलब केमिकल कोई ना कोई पास करेगा। चलिए कैसे, तो इट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ATP सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, दैट मीन्स कि ये एक्सप्लेन कर सकता कि ATP कैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता, सो मतलब ATP क्लोरोप्लास्ट में कैसे बनता, इस सिद्धांत को प्रूव कर रहा है कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। बस एक ही काम ये करता है, कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस केवल एक ही बात बताता है कि क्लोरोप्लास्ट के में ATP कैसे बनता, सो कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस केवल एक ही चीज बताता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ATP कैसे बनता है, केवल वो बताता है और कुछ नहीं। अब कैसे बनता वो एक्सप्लेन कर रहा है, वो व्याख्या कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीमियोऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ आयंस। अब ना जब ऑस्मोसिस होगा तो मूवमेंट होबे करेगा, दैट मींस ऑस्मोसिस आयंस का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जानबे का, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से आयंस मूव करेगा। इट अकर द क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में होगा, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों में होता है। ये बात दोनों में होता है कीमियोऑस्मोसिस।
आयन का मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को। हम सिंपली बात जानते हैं हम लोग। कीमियोस्मोसिस नीड टू द मेम्ब्रेन, कीमियोस्मोसिस की जरूरत होता है मेम्ब्रेन का, और किसको? प्रोटॉन पंप का। प्रोटॉन पंप मतलब प्रोटॉन मींस प्लस, आप प्लस में किसको शो करते हैं? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन पंप का या प्रोटॉन पंप का जरूरत होती है, मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट का भी। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब कि वही हाइड्रोजन का मात्रा ज्यादा होना चाहिए, तब होगा। एक्रॉस द थैलाकोइड मेम्ब्रेन, तब थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर में जाएगा। तब ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ग्राना है, ग्राना बना था थैलाकोइड से, ग्राना बना थैलाकोइड से, और जिस भी स्टूडेंट क्योंकि क्लोरोप्लास्ट छूट गया है तो ये चैप्टर टॉपिक समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। इसीलिए बच्चों लोग, हर चीज का बेस होता है, आधार होता है। अगर किसी स्टूडेंट का आधार कमजोर है ना तो कहते वो बाप बाप करता रहेगा, तो जब तक आधार पूरा नहीं करेगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए अब सेल पढ़वे नहीं किए मन से, क्लोरोप्लास्ट मन से पढ़वे नहीं किए, क्लोरोप्लास्ट का कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है या समझ ही नहीं आया, और ये टॉपिक समझ जाएंगे, पॉसिबल नहीं, उसके लिए पॉसिबल नहीं। लग बता, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट थैलाकोइड मेम्ब्रेन में जाएगा, ओके। और उसके लिए एक एंजाइम है, एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेसेज। मतलब सिंथेसिस कोई भी चीज करेगा, सिंथेसिस करा देगा, एनएडीपी सिंथेसिस, मतलब एनएडीपीएच को बनाएगा तो एनएडीपी सिंथेसिस, एटीपी को बनाएगा तो एटीपी सिंथेसिस, उसको मतलब एटीपी एच। उसी एंजाइम को हम लोग कहते हैं एटीपी एच, जो बता चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा चुके, एटीपी एच एंजाइम से बनाएगा। स्प्लैटिंग वाटर को तोड़ेगा, हाँ, टेक्स प्लेस द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन के अंदर में वाटर को तोड़ेगा, वाटर को तोड़ेगा, मेम्ब्रेन के अंदर में वाटर टूटेगा और ऑक्सीजन निकल जाएगा और हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या? प्रोटॉन्स हुआ। प्रोटॉन्स अकुमुलेट ल्यूमेन द थैलाकोइड, थैलाकोइड के अंदर में खाली जगह होता है ल्यूमेन, उसको लोकुलस कहते हैं, लोकुलस। ल्यूमेन को तो लोकुलस, ये ल्यूमेन हुआ, ये मेम्ब्रेन हुआ, थैलाकोइड का मेम्ब्रेन हुआ, ये ल्यूमेन हुआ, इसमें जमा हो जाएगा कौन? प्रोटॉन्स, मतलब क्या? हाइड्रोजन। किसका? पानी का। चलिए केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम से जैसे मूवमेंट पास करेगा, फोटोसिस्टम सेकेंड है और फोटोसिस्टम फर्स्ट है, फोटोसिस्टम सेकेंड है, यहाँ पर फोटोसिस्टम फर्स्ट है, पास करेगा। चलिए फोटोसिस्टम से कौन कौन पास करेगा? तो प्रोटॉन पास करेगा, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन से पार करेगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते, इसमें तो बाहर निकलेगा, इसमें पार करेगा। चलिए आगे बढ़ते। पहले सेकंड काम करता, तब फिर क्या काम करता? फर्स्ट काम करता। किसमें? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेसेंस। It is due to the removal of protons from the stroma and for the following reasons. वो प्रोटॉन्स कहाँ से आएगा? स्टोमा से। स्टोमा क्या है? तो बता चुके आप लोग को, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पानी होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में पानी है तो उसको स्टोमा कहते हैं। स्टोमा से वो प्रोटॉन्स निकलेगा और थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के अंदर में पास करेगा। इट इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा? एक्सेप्टर होगा। साइटोक्रोम पिगमेंट है क्लोरोफिल जैसे, वो रहेगा मेम्ब्रेन के बाहर में रहेगा, ट्रांसफर इट इलेक्ट्रॉन हेंस टू एच कैरियर। एच मतलब हाइड्रोजन, मतलब प्रोटॉन्स का कैरियर होगा, कैरी करेगा, प्रोटॉन को कैरी करेगा। सो द मॉलिक्यूल रिमूवल प्रोटॉन्स फ्रॉम द स्टोमा व्हाइल द ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टिंग होगा तो प्रोटॉन्स क्या होगा? कि निकलेगा, स्टोमा से क्या होगा? निकलेगा। When this molecule passes the electron carrier inner side of membrane, जैसे वो प्रोटॉन्स अंदर में जाने की कोशिश करेगा, मतलब स्टोमा के डेट मींस की क्लोरोप्लास्ट के थैलाकोइड के ल्यूमेन में, मेम्ब्रेन को पार करके ल्यूमेन में जाने की कोशिश करेगा। द प्रोटॉन्स रिलीज द ल्यूमेन मेम्ब्रेन, द प्रोटॉन्स आ जाएगा, रिलीज होकर के आ जाएगा। कहाँ से? स्टोमा तो मैट्रिक्स से प्रोटॉन, मैट्रिक्स में क्या? पानी है, तो पानी तो टूट गया और उसका प्रोटॉन्स मतलब हाइड्रोजन अंदर आया। किसके अंदर आया? तो थैलाकोइड के अंदर में ल्यूमेन मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर में आ गया, प्रोटॉन्स आ गया। तो प्रोटॉन्स की मात्रा क्या होगा? बढ़ गया। प्रोटॉन्स की मात्रा क्या हो गया? बढ़ गया। प्रोटॉन्स की मात्रा मतलब हाइड्रोजन की मात्रा क्या होगा? बढ़ गया। और कैसे एटीपी बनता है सो बता रहा। अब है एंजाइम की कमाल है, एंजाइम है एटीपी सिंथेसिस, कंसिस्ट टू पार्ट्स। एटीपी सिंथेसिस एंजाइम है जिसके पास में दो पार्ट होते हैं, बताते हैं ना, F0 F1 पार्टिकल्स। तो यहाँ पर C0 C1 मतलब क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट को कहेंगे C0 C1 पार्टिकल्स। तो F0 पार्टिकल्स क्या होता है? बेस का नाम है, बेस का। अब एलिमेंट्री पार्टिकल बताते हैं ना, ऐसे होता है, टेनिस लाइक एलिमेंट्री पार्टिकल में पार्टिकल, तो इस बेस को कहते हैं F0। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट तो CF0, इसको कहते हैं हम लोग, हेड को क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल्स। माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें कहें CF1। तो F0 क्या होता है? इम्बेडेड द मेम्ब्रेन, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है, मतलब कि ये मेम्ब्रेन से जुड़ा रहेगा, और ये घूमते रहेगा, मेम्ब्रेन से जुड़ा रहेगा, घूमते रहेगा।
F0 मतलब CF0 मतलब क्लोरोप्लास्ट F0, F मतलब फिक्स होता है, फिक्स 0 चैनल बनाएगा। इट कैरी द और द फैसिलिटेड डिफ्यूजन, अब फैसिलिटी के द्वारा उसको बाहर भेज देता है, फैसिलिटी के द्वारा बाहर भेज देगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, प्रोटोन को अक्रॉस द प्रोटोन द स्टोमा, इसलिए स्टोमा से प्रोटोन क्या होगा, पार करेगा एंड ब्रेक डाउन द प्रोटोन ग्रेडियंट जो होता है प्रोटोन का जो मात्रा होता है वो डाउन होने लगता है। अब कहाँ जाएगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट में जाएगा, मतलब इससे पार करेगा। अंदर के सीन है, ये अंदर का सीन है, ये अंदर का सीन है, सुनिएगा, यही सीन को यहाँ पर जूम किया है, यहाँ पर इसी सीन को यहाँ पर जूम किया है, तो ये मेम्ब्रेन हुआ, मेम्ब्रेन हुआ, ओके ठीक है। ये अंदर का सीन है, ये बाहर का सीन है, एस्टोमा, ये इधर एस्टोमा, इधर ल्यूमेन है, ओके चलो देखिएगा। F0 इस प्रोड्यूस करेगा, मतलब रिलीज आउट करेगा, उतार चढ़ेगा, मतलब प्रोड्यूस मतलब होता चढ़ना, ऊपर चढ़ना, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन के बाहर चढ़ेगा, थैलाकोइड का मेम्ब्रेन है, थैलाकोइड का मेम्ब्रेन उससे बाहर चढ़ेगा। रिलीज एनर्जी ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट कॉजेज द कन्फर्मेशन ऑफ चेंज ऑफ F1 पार्टिकल्स इट द मेक द एंजाइम एटीपी सिंथेसिस या सिंथेसिस एटीपी। अब जैसे ऊपर चढ़ेगा तो उससे क्या हुआ कि एनर्जी जो होता है, एनर्जी क्या होता है, ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी कम होगा, ग्रेडियंट कम होगा, उसके चलते क्या हो जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट का जो F1 पार्टिकल्स है, क्लोरोप्लास्ट का F1 पार्टिकल में एंजाइम होगा, एंजाइम का नाम एटीपी एंजाइम। वो एटीपी एंजाइम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तो चढ़ ही रहा, एनर्जी तो चढ़ ही रहा, तो एनर्जी की मदद से, इलेक्ट्रॉन की मदद से, एटीपी एंजाइम की मदद से एडीपी को में पी जोड़ देगा और बना देगा एटीपी में बना देगा। सिंपल बात है, इसमें कोई नया बात नहीं। और उसके लिए परिकल्पना दे दिया, तो जो एनसीईआरटी में तो पढ़ना तो जो पढ़े करेगा, परिकल्पना। अब चलिए, as electron move the photosystem, protons transport across the membrane is due to the removal of protons following regions। अब प्रोटॉन्स का जो रिमूवल होगा स्टोमा से, फ्रॉम स्टोमा से, तो इसके लिए दो कारण है। तो पहला कारण फर्स्ट था वो, दूसरा कारण ये बता रहे कि NADPH, अब था ATPH था, मतलब एटीपी सिंथेसिस था एंजाइम, अब NADPH रिडक्टेड एंजाइम है, इज लोकेटेड द स्टोमा में रहेगा। स्टोमा डेट मीन्स की पानी में रहेगा, स्टोमा मीन्स पानी, फ्लूइड में रहेगा, फ्लूइड में साइड में मेम्ब्रेन से बाहर रहेगा। along with the electron confirming पोटेशियम फर्स्ट तो रहबे करेगा, पोटेशियम फर्स्ट होबे करेगा। इसमें किस में फर्स्ट रहेगा, तो एस्टोमा थैलाकोइड में पोटेशियम फर्स्ट तो रहबे करेगा, थैलाकोइड का मेम्ब्रेन आई, इसमें रहबे करेगा। प्रोटॉन्स आर नेसेसरी टू रिड्यूस, प्रोटॉन जरूरी है रिड्यूस करना NADP को घटा देगा, और दिस प्रोटॉन्स को रिमूव कर देगा फ्रॉम स्टोमा से NADP को रिड्यूस करेगा, NADP में जो प्रोटॉन्स है उसको रिलीज करेगा, रिमूव कर देगा, स्टोमा से रिमूव कर देगा, और ल्यूमेन में क्या करेगा, धकेल देगा, ल्यूमेन अंदर में क्या हुआ, धकेल देगा। सिंपल बात है। हेंस प्रोटॉन्स स्टोमा इट डिक्रीज, इसीलिए प्रोटॉन जो होगा, प्रोटॉन जो होगा स्टोमा में क्या हुआ, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट ल्यूमेन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ल्यूमेन में यहाँ पर भी दिखा रहे हैं, यहाँ पर ल्यूमेन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट क्रिएट द प्रोटॉन ग्रेडियंट्स अक्रॉस द थैलाकोइड मेम्ब्रेन, इससे क्या हुआ, थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर में प्रोटॉन्स अंदर जाने लगेगा। डिक्रीज द पीएच इन ल्यूमेन का पीएच क्या हुआ, घटने लगेगा। जैसे कि हाइड्रोजन जाएगा, प्रोटॉन्स जाएगा, तो पीएच मान जो घटने लगेगा। ब्रेक डाउन प्रोटॉन्स ग्रेडियंट्स लीड्स टू द सिंथेसिस एटीपी। अब जब जैसे क्या होगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा, जैसे कि पीएच मान घटने लगेगा, प्रोटॉन्स टूटने लगेगा, प्रोटॉन्स की जो मात्रा है टूटने लगेगा, खत्म होने लगेगा, उससे सिंथेसिस होने लगेगा एटीपी, किसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा। उस एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेसिस, मतलब एटीपीएच एंजाइम की मदद से इसमें एटीपी बनने लगेगा। बस बच लो, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, ये सब बात से नहीं पूछता, बस इतना बात समझो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर में एटीपी कैसे बनता, उसके लिए साइंटिस्ट ने एक परिकल्पना दिया। उस परिकल्पना का नाम है केमियो ऑस्मोटिक सिंथेसिस। इसमें बता रहा है मेनली कि प्रोटॉन्स के चलते एटीपी बनना, इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाता है, प्रोटॉन्स घट जाता है, तो एटीपी बनने लगता है, एटीपी से एटीपी बनने लगता है। तो यही बात इस परिकल्पना बता रही है। नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा, इसमें कोई बात नहीं। इसीलिए आप लोग किसी को समझ में आता, किसी नहीं समझ आता, ये क्या ल्यूमेन कर रहे हैं, क्या स्टोमा कर रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट का बात सब
आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीका से करा कि एटीपी सिंथेसिस होता केमियो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के बाद। अब चलिए, एनर्जी यूज करता पंप प्रोटॉन्स पंप करेगा, फिर वही सब बात इसमें बता रहा है, ऐसे घुसा फिरा के यही सब बात बता रहा है, इससे समझ गए हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अब यही माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसमें यही माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और यही है जानवर का, तो इसको हम लोग कहते हैं F1 पार्टिकल्स। ऐसे में एटीपी से बना गया, एटीपी बदल गया, एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेसिस, यही मैट्रिक्स है। ओके बच्चों, और क्रेब्स साइकिल के अंदर में एटीपी को रिलीज करेगा, दैट मीन्स की भोजन को ब्रेक डाउन करेगा, दो माध्यम में करेगा, एक मैट्रिक्स में करेगा, एक क्रेब्स साइकिल के अंदर में प्रक्रिया के तहत करेगा, क्लोरोप्लास्ट भी करेगा, पढ़ेंगे हम लोग। एनर्जी बनते रहता है और क्लोरोप्लास्ट में भोजन बनते रहता है, यही बात इसमें बता रहा था कि सेकेंड पहले लिया, सेकेंड में क्या हुआ कि अब हाइड्रोजन का टूट गया, हाइड्रोजन टूट गया तो वो हाइड्रोजन का मात्रा क्या हुआ, बढ़ गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का मात्रा क्या हुआ, बढ़ गया, प्रोटॉन सब क्या हुआ, बढ़ गया, तब ये एलिमेंट्री पार्टिकल में गया, एलिमेंट्री पार्टिकल का बेस है, बेस को हम लोग कहते हैं F0 पार्टिकल्स, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट F0 पार्टिकल्स और F1 है। इसी में क्या हुआ कि एनर्जी इससे प्रोटॉन जब बढ़ गया तो एनर्जी, जैसे प्रोटॉन मतलब एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर, यहाँ पर प्रोटॉन की बात कर, यहाँ पर प्रोटॉन की बात, इसलिए इसको नाम दिया केमियो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं करी, यहाँ पे प्रोटॉन की बात कर रहा है, ये कुछ अपना बात कर रहा है। जो भी साइंटिस्ट होगा, हमको नहीं मालूम, साइंटिस्ट अपना बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा, प्रोटॉन की मात्रा बढ़ गया, तो प्रोटॉन जैसे बढ़ेगा तो हायर से लोअर में जबे करेगा, तो उसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। पास कराएगा तो फैसिलिटी डिफ्यूजन से, दैट मींस कहते हैं ये फैसिलिटी देगा, यही चैनल बनाएगा, एलिमेंट्री पार्टिकल्स माइटोकॉन्ड्रिया का, क्लोरोप्लास्ट का, ये तो इससे यहाँ पर जाएगा, जैसे यहाँ पर जाएगा तो एडीपी जुड़ जाएगा एटीपी में, मतलब फास्फोरस एडीपी में एगो फास्फोरस जोड़ देगा, एटीपी बन जाएगा। इसमें यही बात बताता है, ये अंदर का सीन है, ये बाहर का सीन है। थालाक्वाइड, क्लोरोप्लास्ट का ये बाहर का सीन है, थालाक्वाइड का ये मेम्ब्रेन का सीन है। सिंपल बात है, अंदर का सीन है ल्यूमेन है, बाहर का सीन है स्टोमा। तो इसमें बच्चे लोग कुछ नया बात नहीं, अपना ध्यान दे रहा है, अपने आप को बड़ाई कर रहा है। और इंजाइम जो बनाएगा, जो एडीपी से एटीपी में बनाने का काम करेगा, एक तो प्रोटॉन जबे करेगा, प्रोटॉन ग्रेडिएंट होबे करेगा, प्रोटॉन तो होबे करेगा। और साइटोक्रोम क्या है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, जो इसका इलेक्ट्रॉन सर फेंकता है तो यही पकड़ता है और इसको नीचे धकेल देता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोटॉन कर रहे हैं, यहाँ पर मेन प्रोटॉन कर रहा है, प्रोटॉन मीन्स पानी का, हाइड्रोजन ओके, पानी का जो तोड़ता है इलेक्ट्रॉन पानी को तोड़ दिया तो वो हाइड्रोजन इसमें जा रहा है, घूम रहा है, तो हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ गया, ल्यूमिनम बढ़ गया तो इसमें गया। अब हाइड्रोजन चला गया, मतलब प्रोटॉन चला गया, तो प्रोटॉन भी एगो पावर ही होते, एनर्जी है। तो अब इंजाइम का नाम है एटीपी एच इंजाइम है, तो एडीपी में एगो फास्फोरस जुड़ गया तो बन गया एटीपी, सिंपली बात है। ओके, और पोटेशियम फर्स्ट में तो बनबे करता है, फर्स्ट में भी बनेगा NADP से बनेगा NADPH बनेगा, तो दो चीज बन गया, एटीपी बन गया और NADPH भी बन गया। पहले सेकेंड काम करेगा तब फर्स्ट काम करेगा। ओके, और एटीपी बनाएगा यहाँ पर एलिमेंट्री पार्टिकल माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में, तो यही बात बता रहे, बदलो इस ध्यान दे रहा है। अब चलो, अब ये चीज समझना, डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज, यूज ऑफ एटीपी NADPH। अब एटीपी NADPH जो बन गया उसका यूज करेगा खाना बनाने, अब खाना अब बनेगा, मतलब बायोसिंथेटिक फेज, मतलब अब लाइफ का फेज हो रहा, बायोसिंथेटिक, यहाँ तक तो लाइट का फेज था, लाइट का, अब लाइफ का फेज होगा, बायोसिंथेटिक फेज, मतलब डार्क रिएक्शन। उसमें लाइट की आवश्यकता नहीं है, ये रिएक्शन होने के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं है, और इस रिएक्शन में केवल लाइट से केवल एटीपी और NADPH बना था, उसका इस्तेमाल करेगा। एटीपी और NADPH मतलब ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा, भोजन बनाएगा। डार्क रिएक्शन में उसको हम लोग कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज, डार्क रिएक्शन में क्या कहते हैं, बायोसिंथेटिक फेज। चलिए समझिए, इसको समझना इंपॉर्टेंट बात। तो लाइट रिएक्शन में लोग क्या, लाइट रिएक्शन में चाहिए पिगमेंट चाहिए, लाइट रिएक्शन में पिगमेंट चाहिए, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, C, D, जेंथोफिल्स एंड कैरोटेनॉइड्स चाहिए। लाइट रिएक्शन में दो चीज बना था, एटीपी बना था, NADPH बना था। अब क्या हुआ, डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन में परिणाम भी बनेगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मतलब C6H12O6, डार्क रिएक्शन में बनेगा केवल C6H12O6, एनर्जी का सोर्स डार्क रिएक्शन बनेगा। और डार्क रिएक्शन के लिए चाहिए CO2, और लाइट रिएक्शन के चाहिए वाटर,
लाइट रिएक्शन के लिए चाहिए वाटर और डार्क रिएक्शन के चाहिए CO2। लाइट रिएक्शन के चाहिए वाटर और डार्क रिएक्शन के चाहिए CO2। याद करिए, कंसेप्ट क्लियर करना, याद करिएगा। तो उस लाइट रिएक्शन में जो वाटर चाहिए, उस वाटर में ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करता, वही हाइड्रोजन प्रोटॉन्स होते हैं, वही बात कर रहा। चलिए आगे बात है। अब चलिए इसमें डार्क रिएक्शन में द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन में ये चीज बनते हैं, तीनों चीज बनते हैं। अब ऑक्सीजन भी निकलता तो प्रोडक्ट तो हो किया, ATP, NADPH और O2 भी बनते। लाइट रिएक्शन में डार्क रिएक्शन उसी ATP, NADPH को यूज करेगा और भोजन बना देगा, सिंथेसिस शुगर, भोजन बनाएगा, डार्क रिएक्शन। तो याद रखना, कभी भी खाना बनता है, प्लांट खाना बनाता है डार्क रिएक्शन से। तो लाइट रिएक्शन क्या करता है? ATP, NADPH बनाता है, एनर्जी बनाता है लाइट रिएक्शन में, लाइट के द्वारा, और वाटर का यूज करता है और ऑक्सीजन को बाहर निकलता है लाइट रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में क्या चाहिए? भोजन बनेगा, ऑर्गेनिक कुछ बनेगा, इसमें C6H बनेगा, शुगर बनेगा, तो उसके लिए CO2 चाहिए और ऊर्जा चाहिए, ATP, NADPH चाहिए। दिस फेज डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द लाइट। ये फेज लाइट पर निर्भर नहीं करता, ये फेज बच्चों लाइट पर निर्भर नहीं करता, ये फेज लाइट पर निर्भर नहीं करता, याद रखिएगा, लाइट पर निर्भर नहीं करता। दिस फेज डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द लाइट, लाइट पर निर्भर नहीं करेगा, बट इट इज डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट। ये लाइट पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन लाइट का जो प्रोडक्ट है उस पर निर्भर करेगा। ये लाइट पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन लाइट का जो प्रोडक्ट है, उस पर निर्भर करेगा। तो लाइट का प्रोडक्ट क्या है? लाइट का प्रोडक्ट यहाँ पर दो चीज में यूज करेगा, ATP, NADPH। तो लाइट, ये डार्क रिएक्शन लाइट पर निर्भर नहीं है, लेकिन लाइट का जो प्रोडक्ट है ATP, NADPH, उसका इस्तेमाल होता है डार्क रिएक्शन में। इट कैन बी वेरीफाई फॉलो, इसको ऐसे हम लोग निम्नलिखित वेरीफाई कर सकते हैं। इमीडिएटली आफ्टर द लाइट रिएक्शन जैसे होता है तुरंत डार्क रिएक्शन स्टार्ट होता है, बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू स्टार्ट होता है। फॉर समटाइम्स, कुछ ही देर बाद में स्टार्ट हो जाएगा कौन रिएक्शन? डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन पूरा हुआ और तुरंत स्टार्ट हो जाएगा डार्क रिएक्शन, कुछ समय लगेगा लेकिन तुरंत हो जाएगा। एंड देन स्टॉप, और जैसे हो जाएगा तो कुछ देर के बाद में ग्लूकोज बन जाएगा, एनर्जी बन गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, फिर बंद भी हो गया। डार्क रिएक्शन हमेशा नहीं चलते रहता, भोजन बन गया, बंद हो गया, लाइट फिर पड़ेगा, फिर ATP बनेगा, NADPH बनेगा, और देन आफ्टर जो ATP, NADPH बना उससे भोजन बना दिया, फिर स्टॉप कर गया। इफ लाइट इज अवेलेबल द सिंथेसिस स्टार्ट अगेन। अब फिर से लाइट पड़ेगा जैसे, तो फिर से डार्क रिएक्शन भी स्टार्ट, लाइट रिएक्शन तो स्टार्ट होगा करेगा, डार्क रिएक्शन भी स्टार्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मेनली प्लांट्स ऑफ खाना में दिन में ही बनाते हैं, इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि लाइट पड़ेगा तो डार्क रिएक्शन भी होगा, लाइट रिएक्शन तो होगा करेगा, उसके परिणाम से कुछ देर बाद डार्क रिएक्शन भी होगा, लेकिन लाइट जैसे बंद हो जाएगा तो ये भी स्टॉप हो जाएगा, मतलब लाइट रिएक्शन बंद हो गया तो ये भी स्टॉप। क्योंकि ये काम किस पर? डार्क रिएक्शन में खाना बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, किस पर डिपेंड करता है? ATP, NADPH किससे बनता है? लाइट रिएक्शन से, और लाइट रिएक्शन की लाइट चाहिए, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होते हैं, इसे कह सकते हैं, रात में नहीं होते, ये बात कह सकते हैं। इस बात से प्रूव कर देते हैं, इस बात से प्रूव किया हम लोग। आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट। CO2 कंबाइन विथ द H2O टू फॉर्म द बनाता है, और शुगर। CO2 कंबाइन हो गया H2O में, CO2 कंबाइंड हो गया H2O में कंबाइंड हो गया। तो इसमें कितने? एक ही गो कार्बन है, कार्बन एक ही गो है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, तब शुगर बना दिया। ऐसे इसको शुगर का फॉर्मूला ऐसे कहते हैं CH2ON, मतलब 1:2:1। बता चुके थे, इसको फॉर्मूला ये होता है। तो दोनों के मिलने से, कंबाइन होने से शुगर बनता है। कैसे बनता है सो बता देंगे। इसमें कैसे बनता है? तो इसमें ज्यादातर कौन हो जाता, तो ऑक्सीजन हो जाता। ऑक्सीजन को तो बाहर, इस पानी वाला ऑक्सीजन को तो पहले बाहर निकाल दिया था, ये तो कम हो गया। ओके, तो इसका एक ऑक्सीजन हो गया, उसका भी एक ही ऑक्सीजन इस्तेमाल कर दूसरा को हटा ही देगा। लेकिन हाइड्रोजन तो दो रहबे करेगा, ऑक्सीजन तो दो रहबे करेगा। और वाटर का तो पहले क्या कहता है, बाहर निकाल देता है वाटर मॉलिक्यूल को। और एक ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन को तो पहले बाहर निकाल देता है। वाटर मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एक तो पहले से बाहर निकालता है, एक यहाँ से भी बाहर निकाल देगा। तो इसलिए ऑक्सीजन यानी कार्बन फिक्स रहेगा, एक जैसा नंबर में रहेगा, और हाइड्रोजन का नंबर डबल होगा। तो कैसे बनेगा इसे बात है। तो CO2 एसिमिलेशन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस टू टाइप्स में CO2 का यूज करेगा। अब हम लोग जानेंगे CO2 का यूज कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का यूज कैसे होता है, सो हम लोग जानेंगे।
तो CO2 का जो प्रकाश में यूज होगा दो टाइप में यूज करेगा। एक C3 पाथवे, दूसरा C4 पाथवे। ये क्वेश्चन में पूछा था नीट में, C3 पाथवे, C4 पाथवे। C3 में क्या होगा, द फर्स्ट इन दिस फर्स्ट प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन, यही पूछा था। C3 में तो कार्बन के 3 गो एटम वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA। मतलब C3 पाथवे सिस्टम में जो CO2 को इस्तेमाल करेगा, CO2 को जो फिक्स करेगा, तो CO2 जो जाएगा फिक्स मतलब उसमें इन्वॉल्व होगा, भाग लेगा, बड़का संश्लेषण प्रक्रिया में भाग लेगा। फिक्स मतलब फिक्स होगा, अस्थिर होगा, सम्मिलित होगा भोजन बनने प्रक्रिया में, तो फिक्सेशन हुआ। तो उससे परिणाम स्वरूप एक केमिकल बनेगा, उस केमिकल में 3 गो कार्बन होगा, 3 ऑर्गेनिक एसिड, मतलब उसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मतलब उसमें कार्बन की संख्या 3 रहेगा, उसको तो PGA कहते हैं, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C3 पाथवे में इनको दिया था मेल्विन कैल्विन ने खोज किया था। डिस्कवरी विद इन द 14C कार्बन एल्गा फोर्सेस माने C14C सिस्टम से यूज करके कार्बन 14 पद्धति के अनुसार से कहते हैं हम लोग, या 14C इन द एल्गल मतलब एल्गी वाला फोटोसिंथेसिस में खोज किया था मेल्विन कैल्विन ने किया था। उसको इसीलिए कैल्विन साइकिल भी कहते हैं C3 को। C3 पाथवे को कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। कैल्विन उसने मेल्विन कैल्विन ने खोज किया था, उसने अपने नाम पर नाम दिया था। तो फिर से C3 पाथवे में CO2 का इन्वॉल्व होगा और खाना जो बनेगा, भोजन जो बनेगा C6H12O6, उसमें जो फिक्स होगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे जो केमिकल बनेगा, उस केमिकल का नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA बनेगा। खोज किसने किया था? मेल्विन कैल्विन ने, इसीलिए इसको कहा जाता है कैल्विन साइकिल। अब C4 पाथवे में क्या किया जाता है? इन दिस में फर्स्ट एवर प्रोडक्ट होते हैं OAA, उसमें 4 गो कार्बन एटम होते हैं और उसमें भी एसिड होते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसमें भी एसिड रहेगा, लेकिन कार्बन की संख्या इसमें कितना? 4 रहेगा। तो OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन रहेगा, कार्बन का जो एटम होगा 4 होगा, और C3 में कार्बन का 3 होगा। तो C3 पाथवे में क्या बनेगा? तो PGA, 3 PGA मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जैसे में 3 कार्बन होगा, और C4 पाथवे में क्या होगा? 4 कार्बन होगा, OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसमें 4 कार्बन होगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर C3 पाथवे है, यहाँ पर C4 पाथवे। कैल्विन साइकिल कहा जाता है C3 को, कैल्विन साइकिल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए C3 पाथवे, कैल्विन साइकिल, C3 पाथवे कैल्विन साइकिल। इट इज अकर द ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट में। C3 पाथवे सभी प्लांट में होगा, तो सभी प्लांट में होगा करेगा। C3 जिसमें होगा उसमें C4 भी होगा, लेकिन जिसमें C4 होगा उसमें C3 नहीं होगा। मतलब C3 पाथवे और C4 पाथवे हुआ कि भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, बुझली? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्स होता है, वो C3 प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है, तो उसमें जो केमिकल बनेगा कार्बन के 3 एटम वाला, उसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड C3 वाला में। उसको खोज किया था मेल्विन कैल्विन, उसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। C4 पाथवे वाला प्लांट में CO2 जो फिक्स होता है, उसमें 4 कार्बन एटम वाला केमिकल बनेगा, ऑर्गेनिक एसिड बनेगा, जिसका नाम है OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, याद रखिएगा। अब इसी में हम लोग को पढ़ना है C3 पाथवे। C3 पाथवे सभी प्लांट में होगा, ऑल प्लांट्स में होगा, लेकिन C4 पाथवे कुछ ही प्लांट में होगा। जो अत्यधिक गर्मी वाला एरिया में रहेगा, जो प्लांट अत्यधिक गर्मी वाला एरिया में रहेगा, वहां पर होगा C4 पाथवे केवल, C3 नहीं होगा। और जो ठंडा गर्मी वैरायटी है, उसमें दोनों होगा, C3 भी होगा, C4 भी होगा। आगे बढ़ते चलिए। C3 में 3 स्टेप होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन।
कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, 3 ढंग से होता है। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स होगा, रिडक्शन फिर निकलेगा, रीजनरेशन फिर बनेगा, 3 ढंग से होगा। कार्बन साइकिल दैट मीन्स की C3 पाथवे वाला वैसा प्लांट है जो ठंडा गर्मी दोनों जगह रहेगा या दोनों मौसम में रह सकता है। और C4 पाथवे वाला केवल गर्मी में रहेगा, ठंडा में नहीं रह सकता, मर जाएगा। आगे बढ़ते अब तीनों के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, उसके बाद में कार्बोक्सिलेशन, उसका रिडक्शन, उसका रीजनरेशन, 3 प्रक्रिया में ये क्या C3 पाथवे होगा। C3 पाथवे जो होगा मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बनेगा, कार्बन का 3 एटम वाला बनेगा केमिकल ऑर्गेनिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, तो उसमें 3 स्टेप के द्वारा होगा। कार्बोक्सिलेशन CO2 का फिक्स होगा, रिडक्शन घटेगा, एंड रीजनरेशन कोई चीज बनेगा, कोई चीज क्या करेगा बनेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP आ गया ना, RUBP रुबिस्को राइबोलोज बाइफॉस्फेट, RUBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट, RUBP मतलब राइबोलोज बाइफॉस्फेट, बाइफॉस्फेट उसी से बना है रुबिस्को। रुबिस्को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के द्वारा खाना बनते हैं, भोजन बनता है। बता चुके थे कि इस दुनिया का सबसे कीमती इंजाम है रुबिस्को, इसी से प्लांट से भोजन बनाता है। अब कैसे कैसे ये बात हम लोग जानेंगे, चलिए। तो RUBP मतलब राइबोलोज बाइफॉस्फेट में एक 5 कार्बन कीटोज ग्रुप रहेगा, मतलब वैसा कार्बन रहेगा जिसमें कि 5 गो कीटोज ग्रुप का 5 गो कीटोज मतलब कीटोन से हुआ कीटोज, शुगर रहेगा, कीटोज शुगर, इसमें 5 कार्बन रहेगा मतलब पेंटोज रहेगा। इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, मतलब पेंटोज शुगर जो कीटोज ग्रुप में रहेगा, पेंटोज शुगर कीटोज ग्रुप में रहेगा। बताए थे कि राइबोलोज यहाँ पर राइबोलोज होगा, यही नाम है राइबोलोज, इसीलिए लिखा हुआ राइबोलोज बाइफॉस्फेट। पेंटोज शुगर का 3 एंजाइम बनाए थे, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोलोज। तो जिसमें राइबोलोज क्या था, कीटोज ग्रुप का, राइबोलोज क्या था, कीटोज ग्रुप का। तो राइबोलोज क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है पहली बार, तो उसके लिए इंजाइम है, उसको RUBP कहते हैं, उसको कहते हैं राइबोलोज बाइफॉस्फेट, जिसमें 5 कार्बन होते बन में राइबोलोज में कीटोज ग्रुप का है, वो प्राइमरी CO2 एक्सेप्ट करेगा। इट द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है CO2 फिक्सेशन का RUBP के। 2 PGA मतलब 2 गो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन एटम वाला 2 मोलिक्यूल PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को प्रेजेंस ऑफ RUBP, एंजाइम का नाम है RUBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज और जुड़ जाएगा ऑक्सीजन निकलेगा तो ऑक्सीजनेज, जिसको हम लोग कहते हैं रुबिस्को से जुड़ जाएगा। 2 गो PGA जुड़ जाएगा इंजाइम से, RUBP कार्बोक्सिलेज। सिंस दिस एंजाइम आल्सो ऑक्सीजनेज, ये एंजाइम क्या करेगा, ये हैज एन ऑक्सीजनेशन मतलब ऑक्सीजन को भी निकालने का काम करेगा, ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी करेगा, इसलिए पूरा नाम क्या आ गया उसको, RUBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म कहते हैं रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को। और इस दुनिया में रुबिस्को एंजाइम द मोस्ट एबोडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम रुबिस्को है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम की मदद से 2 गो PGA मतलब 3 कार्बन वाला एटम 2 PGA जुड़ जाएगा, ओके जुड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा तो जुड़ जाएगा, ओके कार्बन डाइऑक्साइड को। आगे बढ़ते अब इसमें देखिए फिर से हमें रुबिस्को RUBP है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा यहाँ पर, और यहाँ प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करेगा, प्लस हाइड्रोजन भी एक्सेप्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर से, तब कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, अभी कार्बोक्सिलेशन पढ़ना है तब बनेगा 3 PGA, 3 PGA 2 PGA बनेगा, 3 PGA बनेगा, उसमें ATP भाग लेगा, ATP कहाँ का, वही का लाइट रिएक्शन का, ATP कहाँ से, लाइट रिएक्शन से आया, NADPH कहाँ से, रिएक्शन से, तब रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन अभी नहीं पढ़ना, अभी हम लोग यहीं पर पढ़ना, कार्बोक्सिलेशन पढ़ना, रिडक्शन बाद में पढ़ना। ओके एंजाइम का नाम क्या है, और कार्बोक्सिलेशन होने के लिए माना कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए एंजाइम का नाम क्या है, रुबिस्को एंजाइम।
ये एंजाइम किस पर काम करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और राइबोलोज पर, कार्बन डाइऑक्साइड और राइबोलोज पर। राइबोलोज क्या है, तो बताया था आप लोग राइबोलोज क्या है, तो पेंटोज शुगर का कीटोज ग्रुप का एग्जाम्पल है। इतना मत हम लोग समझ गया, आगे बढ़ते फिर। अब है रिडक्शन, अब यहां से असर होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा। इट इज सीरीज रिएक्शन लीडिंग द ग्लूकोज फॉर्मेशन, इसमें ग्लूकोज बनना चालू होगा, इससे अब क्या होगा, ग्लूकोज बनना चालू होगा। Hence, 2 ATP molecule, 2 ATP molecule for phosphorylation and 2 NADPH for reduction per CO2 molecule are used। मतलब प्रत्येक CO2 मोलिकुल में, प्रत्येक CO2 मोलिकुल को फिक्स होने के लिए, प्रत्येक CO2 मोलिकुल को फिक्स होने के लिए, फिक्स होने के लिए 2 ATP का इस्तेमाल होगा। दो यहाँ पर 2 ATP मोलिकुल का इस्तेमाल होगा, मतलब फॉर फॉस्फोराइलेशन के लिए जो बना था के लिए इस्तेमाल होगा। एंड 2 NADPH क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन होगा, टूटेगा। मतलब फॉस्फोराइलेशन में क्या हुआ कि ATP है 2 ATP मोलिकुल्स फॉर फॉस्फोराइलेशन, मतलब 2 ATP मोलिकुल फॉस्फोराइलेशन के लिए, मतलब बनने के लिए बनेगा, इन्वॉल्व होगा, ATP भी बनेगा और 2 NADPH का क्या हुआ, रिडक्शन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, टूट जाएगा, घट जाएगा, प्रत्येक H2O को फिक्स करने के दौरान। फिक्सेशन ऑफ 6, अब ऐसे करके 6 बार CO2 का क्या हुआ, फिक्सेशन होगा, 6 CO2 का क्या हुआ, फिक्सेशन होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं 6 CO2 प्लस 12 H2O, ऐसे कहते हैं, लिखते हैं। आप तब बनाते हैं C6H12O6 प्लस 6 H2O बनाते हैं, प्लस 6 O2 ऐसे लिखते हैं हम लोग। ये फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला जो है, कंसेप्ट है इसे, इसलिए प्रिसीजन ऑफ 6 बार 6 CO2 मोलिक्यूल जुड़ेगा, 6 बार टर्न होगा इस साइकिल में। इस साइकिल में 6 बार क्या होगा, टर्न होगा, 6 बार टर्न होगा साइकिल में। नीडेड टू रिमूवल ऑफ 1 ग्लूकोज मोलिक्यूल, और तब एक मोलिक्यूल ग्लूकोज बनेगा। मतलब 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड एक साइकिल में, एक कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा साइकिल में दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब मोलिक्यूल, मतलब 6 गो मोलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड 6 बार में फिक्स होगा, एंड देन तब बनेगा C6, बनेगा। ओके बच्चों, तो 2 ATP मोलिक्यूल एंड 2 NADPH, ATP का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, मतलब रीजनरेशन हो जाएगा, रीजनरेशन मतलब दोबारा फिर से बन जाएगा, रीजनरेशन हो जाएगा, बन जाएगा, बनना चालू करेगा, रीजनरेशन करने के लिए फिर से बन जाएगा, ADP से ATP बन जाएगा, लेकिन 2 NADPH का लॉस हो जाएगा पर CO2 मोलिक्यूल को फिक्स करने में। ये बात याद करें। और उसके बाद 6 बार टर्न लेगा, 6 बार घूमेगा, केल्विन साइकिल है, ये 6 बार घूमेगा, ये 6 बार घूमेगा, तब जाके एक मोलिक्यूल क्या बनेगा, ग्लूकोज का बनेगा। ओके बच्चों, और भी बहुत सारे। अब रीजनरेशन, रिडक्शन समझ गए, रिडक्शन समझ गए हम लोग। ATP भी इन्वॉल्व किया, यहाँ पर ADP बना, NADPH का ये हुआ है, मतलब ATP तो इस्तेमाल हो गया, तो ADP बन गया, NADPH का इस्तेमाल हुआ तो NADP बन गया। ओके, उससे बना टाइप फॉस्फेट, मतलब स्टार्च, शुगर, जो भी कुछ बनना चालू होगा। अब क्या हुआ, रीजनरेशन। इट इज क्रूशियल फॉर द कंटिन्यूस ऑफ साइकिल, साइकिल को चला के रखने के लिए जरूरी होता है। रीजनरेशन होना साइकिल को चला के रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। इट इज रिक्वायर्ड द 1 ATP फॉर द फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP, मतलब उसके लिए जरूरत होता है 1 ATP का क्या होता है, जरूरत होता है फॉस्फोराइलेशन, मतलब 1 ATP का जरूरत होता है। तो एक मोलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के 2 मोलिक्यूल ATP और 2 मोलिक्यूल NADPH का जरूरत होता है, याद रखिएगा। लेकिन ये बात याद करना, लेकिन RUBP भी चाहिए, मतलब राइबोलोज बाइफॉस्फेट, राइबोलोज मतलब पेंटोज शुगर का 5 कार्बन वाला, ये भी चाहिए। हेंस द फॉर एवरी CO2 मोलिक्यूल 3 ATP मोलिक्यूल और 2 ATP मोलिक्यूल एक्वायर होगा। इसीलिए हम इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, कह सकते हैं कि प्रत्येक साइकिल चलाने के लिए और एक मोलिक्यूल CO2 को फिक्स करने के लिए, और 6 बार मोलिक्यूल CO2 का घूमेगा, 6 बार CO2 इन्वॉल्व होगा साइकिल में, 6 मोलिक्यूल CO2 इन्वॉल्व होगा साइकिल में, तो इसलिए C6 होगा, 6 बार टर्न लेगा, घूमेगा। तो एक बार घूमने में, एक CO2 को फिक्स करने में, मतलब एक टर्न लेने में 3 मोलिक्यूल ATP खर्च होगा और 2 मोलिक्यूल NADPH खर्च होगा। ये बात याद रखिए। It is probably to meet the difference in number of ATP and NADPH, use the dark reaction that the cyclic phosphorylation takes place to make the 1 molecule glucose 6 टर्न के लिए होगा। तो आप गिन सकते हो, 6 बार टर्न होगा, तो ATP कितना होगा, तो ATP 3 बार 18 को ATP खर्च होगा, और NADPH कितना, 12 को खर्च होगा।
NADPH कितना खर्च होगा? 12 गो। मतलब एक साइकिल चलने के लिए 3 गो ATP खर्च होगा। साइकिल को चलाने के लिए लास्ट में भी वो ATP चाहिए रीजनरेशन प्रक्रिया में साइकिल चलाने की जरूरी होता है। और एक RUBP भी चाहिए। RUBP को काम करने के लिए RUBP जो CO2 को फिक्स करे, मदद करेगा, उसको भी ATP चाहिए ना। बगैर ATP का कोई काम कर नहीं करेगा ना। यहाँ पे इसलिए रीजनरेशन ATP लगता है। तो एक ATP यहाँ पर, दो ATP यहाँ पर लग जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा? तो एक साइकिल चलाने में 3 मोलिक्यूल ATP और 2 मोलिक्यूल NADPH, और 6 बार साइकिल चलेगा तो 18 गो ATP और 12 गो NADPH। चलिए ये बात समझ गए, आगे बढ़ते हम लोग। इसलिए लेगा कि 6 मोलिक्यूल एक ग्लूकोज, तो ATP कितना होगा? ये होगा आउट होगा ATP से ADP आउट होगा इतना, NADP कितना ना 12 गो। ये जान बैठा तो 12 गो। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि NADPH कितना आउट होता है कैल्विन साइकिल में, तो 12 गो, और ATP कितना होता है? 18 गो। ये बात हुआ कैल्विन साइकिल में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यही प्रक्रिया दे रहा है फोटो सिस्टम का, कैल्विन साइकिल का। RUBP जरूरी है बच्चों, RUBP रूबिस्को, इससे इंजाइम बन जाएगा। ये सब है, समझते हैं आप लोग। चलिए